हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। इन तीनों ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये क्लास नंबर 6 है हमारी। तो इससे पहले 5 क्लासेस जिस भी दोस्तों ने नहीं देखी हो, कृपया करके उन 5 क्लासों को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें बेसिक से पूरी फिजिक्स को समझाया गया है। अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों कार्य यानी वर्क से। तो सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है दोस्तों कि कोई भी वस्तु होगी उस पर आरोपित बल यानी कितना बल उस पर लगाया गया है तथा उसके कारण हुए विस्थापन यानी कि दोस्तों उस बल के कारण उसमें कितना विस्थापन आ रहा है, इन दोनों का गुणनफल ही कार्य कहलाता है। यानी हम कितना बल लगा रहे हैं और उसके कारण उस वस्तु में कितना विस्थापन आ रहा है, ये दोनों का ही गुणनफल दोस्तों कार्य कहलाता है। अब पिछली क्लासेस में दोस्तों हमने बल को भी पढ़ लिया है और विस्थापन को भी पढ़ लिया है। तो जिस भी दोस्त को इन चीजों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो वो पिछली क्लासेज हमारी जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कार्य एक अदिश राशि है। और दोस्तों ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है या निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो बिल्कुल आप कार्य के लिए ध्यान रखोगे, कार्य एक अदिश राशि है। अब देखिए दोस्तों, जो कार्य है ये धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। दोस्तों कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। देखिए कार्य के मात्रक की बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, ऐसा क्यों होगा कि धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा? क्यों होगा दोस्तों ऐसा होगा विस्थापन के कारण। क्योंकि विस्थापन कैसी थी दोस्तों, ये थी एक सदिश राशि। अब विस्थापन के ऊपर निर्भर करेगा कि कार्य का मान कैसा रहेगा। कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? देखिए एक तो है एसआई पद्धति के अंतर्गत और दूसरा है दोस्तों सीजीएस पद्धति के अंतर्गत। एसआई में दोस्तों कार्य का मात्रक होता है जूल और सीजीएस पद्धति में दोस्तों कार्य का मात्रक होता है अर्ग। तो इस प्रकार से जूल और अर्ग दोनों के दोनों कार्य के मात्रक है। अब एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, इसे हम डायरेक्टली याद रखें तो 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। इसे हम डायरेक्टली याद रखेंगे, लेकिन इसका प्रूफ देख लीजिए दोस्तों किस प्रकार से ये आया है। देखिए 1 जूल का मतलब क्या होता है, ये कौन सी इकाई है दोस्तों? एसआई। और इसमें क्या क्या था दोस्तों? बल इनटू विस्थापन। अब विस्थापन को हम दोस्तों एक्स से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बल क्या था दोस्तों, सॉरी कार्य क्या था हमारा? कार्य था बल इनटू विस्थापन। अब बल की इकाई क्या होती है दोस्तों? बल की इकाई है न्यूटन और ये विस्थापन की इकाई क्या है दोस्तों? मीटर, ठीक है। तो अगर हम एक कार्य की या 1 जूल की बात करें, 1 जूल का मतलब क्या है? बल भी 1 न्यूटन होगा और विस्थापन 1 मीटर होगा। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यहाँ 1 जूल बराबर आ गया है। देखिए दोस्तों अब हमको इसको चेंज करना है सीजीएस पद्धति में। तो यहाँ न्यूटन की जगह हमने लिख दिया दोस्तों किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स सेकेंड माइनस 2 पावर, और जो मीटर दोस्तों उसको मीटर में रहने दिया। इस प्रकार से अब देखिए किलोग्राम को हमने कन्वर्ट किया ग्राम में, तो ग्राम में चेंज करने के लिए दोस्तों इसको हमने कितना लिख दिया? 1 किलो की जगह 1000 ग्राम लिख दिया। ये मीटर है दोस्तों, मीटर को चेंज करने के लिए हमने क्या किया? 100 सेंटीमीटर लिख दिया। और सेकंड की जगह दोस्तों सेकंड है ही, और 1 मीटर की जगह इसकी जगह क्या लिखा हमने दोस्तों? 100 सेंटीमीटर। इस प्रकार से टोटल हमने देखा 3, 2, 5 और 2, 7, टोटल 10 की घात 7 आ गई। आगे ग्राम है, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस 2, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों 10 की घात 7 आती है और जो ये इकाई बनती है इसको हम कहेंगे अर्ग। अब चलते हैं हम, ये तो बात की हमने कार्य की, अब हम बात करते हैं दोस्तों ऊर्जा की, एनर्जी। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उसकी ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता कहलाती है दोस्तों ऊर्जा। अब ऊर्जा है दोस्तों ये भी एक अदिश राशि है, कार्य भी अदिश राशि थी और ऊर्जा भी अदिश राशि है। अब इसके मात्रक की बात करें दोस्तों तो इसका मात्रक कार्य के मात्रक के समान ही होते हैं, यानी कि जूल और अर्ग। यदि किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है, परंतु किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों अगर हम किसी वस्तु के द्वारा काम करेंगे, यानी कि जो वस्तु काम करेगी, ये अगर काम कर रही है और हम इस पर काम कर रहे हैं, तो जो वस्तु काम करेगी दोस्तों उसकी ऊर्जा में तो आएगी कमी। सीधी बात है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। आप किसी कार्य को संपन्न करोगे, कोई काम करोगे तो आपकी ऊर्जा में क्या आएगी? कमी आएगी। लेकिन दोस्तों जिस वस्तु पर काम किया जाता है वहां ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है।
जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है वहां ऊर्जा में वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, ऊर्जा का जो एक मात्रक है वो है कैलोरी। ऊर्जा का एक मात्रक है दोस्तों कैलोरी, और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल होते हैं। इसे भी हम डायरेक्टली याद रखेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 4.18 जूल होते हैं। देखिए दोस्तों, 1 ग्राम पानी को गर्म करने पर उसके तापमान में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाए, ठीक है दोस्तों, 1 ग्राम पानी को अगर हम गर्म करें और जिससे उसके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाए, तो इसके लिए जो ऊर्जा होगी दोस्तों, यानी जिस ऊर्जा ने इतना तापमान बढ़ाया होगा, वो 1 कैलोरी कहलाती है। यानी कि 1 कैलोरी की परिभाषा कैसे देंगे हम कि 1 ग्राम पानी लिया, अब वह ऊर्जा जो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दे, तो वो ऊर्जा क्या कहलाती है? 1 कैलोरी कहलाती है। और इसमें दोस्तों कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल होते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं ऊर्जा के कुछ रूपों की, जिनमें एक है दोस्तों गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है दोस्तों, गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसे हम गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों गतिज ऊर्जा हमेशा प्लस रहेगी, यानी धनात्मक रहेगी। और इसका फॉर्मूला हमने आपको पहले भी बता दिया था पिछली क्लासों में, काइनेटिक एनर्जी के बराबर दोस्तों ½ mv²। और यहाँ m क्या है? m है दोस्तों द्रव्यमान, और v क्या है? v है वस्तु का वेग। देखिए दोस्तों, वस्तु के वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती है गतिज ऊर्जा। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि वेग चाहे किसी भी दिशा में रहे, गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक रहेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। पहली जो ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा थी और वो गति के कारण थी। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा है तो ये होगी स्थिति या अवस्था के कारण जो एकत्रित ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी Pe बराबर mgh। mgh। अब दोस्तों यहाँ m क्या है? m है वस्तु का द्रव्यमान, h क्या है? h है वस्तु को जिस ऊंचाई तक हम लेकर जा रहे हैं। सोचिए, धरातल से अगर हमने 2 मीटर ऊंचाई पर वस्तु को उठा लिया तो दोस्तों h हो गई 2 मीटर। और दोस्तों g क्या है? g है यहाँ गुरुत्वीय त्वरण। तो इस प्रकार से तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। हम स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे mgh फॉर्मूले से। दोस्तों जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो वस्तु की जो ऊंचाई होती है उसके मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि हम वस्तु को किसी भी ऊंचाई से ले जाएं, ठीक है। जैसे सपोज दैट दोस्तों ये हमारा धरातल है और यहां तक हम वस्तु को लेकर जा रहे हैं। अब वस्तु को चाहे हम सीधी लेकर जाएं चाहे इस प्रकार से लेकर जाएं, तो इस मार्ग से हमें कोई लेना देना नहीं है। वहां हमेशा सीधी ऊंचाई नापी जाती है, कितनी ऊंचाई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ऊंचाई होगी उसके मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का मान। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गतिज और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। यानी दोस्तों गतिज और स्थितिज ऊर्जा अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो यांत्रिक ऊर्जा निकल कर आएगी। अब तीसरा जो रूप है दोस्तों उसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विद्युत ऊर्जा। जो आवेशित कणों से उत्पन्न ऊर्जा होगी उसे हम विद्युत ऊर्जा कहेंगे, यानी आवेशों के कणों के कारण, आवेशों के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे ही हम विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आती है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय विखंडन और संलयन ये दो अभिक्रियाएं होती हैं दोस्तों, इनसे उत्पन्न जो ऊर्जा होगी वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में कि नाभिक टूटता है और नाभिकीय संलयन में दोस्तों नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये था नाभिकीय ऊर्जा। एक नियम है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम, बिल्कुल आपने इसके बारे में सुन रखा होगा। क्या नियम है दोस्तों? ये कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यानी ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों कुछ ऐसी डिवाइस है, कुछ ऐसे यंत्र है जो ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये यंत्र कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो उनका हम देख लेते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे डायनेमो या जनरेटर। ये क्या करता है दोस्तों, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
यानी जनरेटर का काम क्या होता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। तो यांत्रिक ऊर्जा उसे दी जाती है और वहां से विद्युत ऊर्जा का ये निर्माण करता है। ऐसे दोस्तों बल्ब या ट्यूबलाइट की बात करें तो ये हमें क्या देते हैं, ये हमें प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ठीक है। तो प्रकाशीय ऊर्जा ये उत्पन्न करेंगे और इन्हें कौन सी ऊर्जा दी जाती है, ये लाइट से चलते हैं यानी कि विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन की बात करें दोस्तों तो माइक्रोफोन में हम इनपुट क्या देंगे, बोलते हैं, इसमें आवाज आती है, हमारी आवाज हम बोलेंगे इसमें तभी जाएगी, तो वो होगी ध्वनि ऊर्जा को किसमें चेंज करेंगे, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। और लाउड स्पीकर जस्ट इसका अपोजिट होगा दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। तो इस प्रकार से इन यंत्रों को आप याद रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों शक्ति की, ठीक है दोस्तों। तो शक्ति क्या है, तो कार्य करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता दोस्तों वो ऊर्जा कहलाती है और कार्य करने की दर वो शक्ति कहलाती है। और शक्ति का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट। अब देखिए एक जो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक अन्य मात्रक भी है इसका दोस्तों, अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर। तो 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। एग्जाम में ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक होता है वो होता है kWh। और बिल्कुल इसे आप समझ गए होंगे, जो हमारे घरों में जिस प्रकार से जो मीटर होते हैं लाइट के, उनमें जो बिल आता है दोस्तों वो यूनिट के हिसाब से आता है। दोस्तों किस हिसाब से आता है, यूनिट के हिसाब से आता है। और उसी यूनिट को हम kWh के रूप में जानते हैं। इसे हम और विस्तार से समझते हैं। देखिए यदि 1000 वाट के किसी भी उपकरण को 1 घंटे तक हम चलाएं तो इससे जो ऊर्जा होगी दोस्तों उसको 1 यूनिट के बराबर माना जाता है। किलोवाट आवर है दोस्तों, किलोवाट का मतलब कितना हो गया, 1000 वाट। किलोवाट यानी कि दोस्तों 1000 वाट और आवर यानी कि दोस्तों 1 घंटा। तो जो वाणिज्यिक मात्रक है दोस्तों यानी यूनिट, वो यूनिट क्या होगी, इसे यूनिट के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी कि 1000 वाट का कोई उपकरण होगा, इसको अगर हम 1 घंटे तक चला लें तो जो ऊर्जा की खपत होगी उसे हम 1 यूनिट कहेंगे। इसकी गणना थोड़ी सी इस प्रकार से कर लेते हैं दोस्तों। 1 यूनिट यानी 1 kWh, किलो वाट आवर क्या होगा दोस्तों, 1 की जगह किलो की जगह हमने लिख दिया 1000 वाट आवर हो गया। और आवर को दोस्तों हम चेंज करते हैं सेकंड में, तो आवर को पहले मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे और फिर इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर 60 से गुणा करेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों 3600 से गुणा करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। और इस प्रकार से इसकी गणना देखते हैं दोस्तों हम, तो यहाँ 3 जीरो ये रही, 2 जीरो ये रही, टोटल 5 हो गई। और इसके बीच में अगर हम दशमलव लगा दें तो 6 जीरो हो जाएगी। तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 और इकाई आ गई दोस्तों वाट सेकंड। अब इस वाट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों जूल पर सेकंड में, ठीक है। तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो यहां से निकल के आएगा दोस्तों जूल। तो यानी कि 1 किलोवाट में कितने जूल होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं। तो 3.6 गुणा 10 की घात 6, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं दोस्तों 1 यूनिट में या 1 किलोवाट आवर में। अब जो तीसरा टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा दाब यानी कि प्रेशर। किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है दोस्तों उसे हम दाब कहते हैं। कोई सतह होगी दोस्तों, उसकी इकाई सतह पर जो बल लगाया जाएगा वो ही उसका दाब कहलाएगा। और दाब किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों, बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर उपकरण क्या काम करता है, दाब मापने का काम करता है। दाब भी क्या है दोस्तों, एक अदिश राशि है। यानी कि आज की क्लास में हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तीनों टॉपिक पढ़े जो भी कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तीनों की तीनों अदिश राशियां है। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, पास्कल। और पास्कल को हम किस रूप में दर्शा सकते हैं दोस्तों, इसे हम दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ वायुमंडलीय दाब की। वायुमंडलीय दाब क्या होता है दोस्तों, देखिए वायु में कई प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूल के कण, गैस के कण, वाष्प के कण। दोस्तों ये जो वस्तु पर बल लगाते हैं उसे ही हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये सारे के सारे कण किसी भी वस्तु पर जो बल लगाएंगे दोस्तों उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है बार। वायुमंडलीय दाब का मात्रक दोस्तों होता है बार। अब देखिए दोस्तों एक बार में कितने पास्कल होते हैं, तो एक बार में 10 की घात 5 पास्कल होते हैं। दोस्तों ये जो मान बताए जा रहे हैं ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा।
यदि बैरोमीटर का पारा, अब देखिए दोस्तों बैरोमीटर की रीडिंग किस प्रकार से नोट की जाती है, किस प्रकार से उससे अनुमान लगाया जाता है, ये आप समझिएगा। यदि बैरोमीटर का पारा अचानक से गिरने लगता है दोस्तों, पारा अचानक कम होने लग जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दोस्तों आंधी या तूफान का अनुमान है, यानी आंधी या तूफान आ सकते हैं। अगर पारा धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा दोस्तों, अचानक गिरा तो आंधी तूफान आएगी, और अगर धीरे धीरे जाएगा तो दोस्तों ये वर्षा का पूर्वानुमान होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों बातें आप समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ाएंगे दोस्तों, तो दाब में क्या परिवर्तन आएगा, दाब घटेगा। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई बढ़ाने पर दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे अब क्वथनांक की बात करें दोस्तों, क्वथनांक बढ़ने पर दाब बढ़ता है, यानी कि अगर आप दाब बढ़ाते जाओगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। और दोस्तों यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पक जाते हैं, या खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो दोस्तों इसका कारण क्या है, जैसे प्रेशर कुकर में क्या होता है, नॉर्मली अगर हम पकाएं तो उस पर क्या होगा, दाब कम होता है, दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होता है। लेकिन दोस्तों जब प्रेशर कुकर पे ढक्कन लगा दिया जाता है तो उससे क्या होता है, उस पर दाब बढ़ जाता है, वहां गैसों का दाब हो जाता है इकट्ठा, इसलिए उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और कम ताप पर ही खाना जल्दी पकने लगता है, यानी कम समय में खाना जल्दी पक जाता है। तो वो कारण क्या होता है दोस्तों, दाब बढ़ने के कारण या क्वथनांक बढ़ने के कारण। ठीक है, जिन वस्तुओं को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ वस्तुएं होती है जिनको हम गर्म कर दे तो उनका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो उन वस्तुओं में क्या होगा दोस्तों, दाब गलनांक के साथ साथ बढ़ेगा। दोस्तों अगर वस्तु को गर्म करने पर आयतन बढ़ेगा तो दाब हमारा गलनांक के साथ साथ बढ़ेगा, यानी गलनांक बढ़ाओगे तो दाब भी बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों इसका अपोजिट भी होता है, यानी कि अगर आयतन को गर्म करने पर कम किया जाए, यानी कम हो जाए, किसी भी पदार्थ का हम गर्म करें और उसका आयतन कम हो जाए, तो इस प्रकार अगर उसका दाब हम बढ़ाएं तो दोस्तों गलनांक के साथ साथ उसमें परिवर्तन अपोजिट होगा, यानी दाब बढ़ाने पर गलनांक कम होगा या गलनांक बढ़ाने पर दाब कम होगा। दोस्तों दोनों के एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। आयतन किन किन का बढ़ता है, घी का, मोम का, इनका आयतन बढ़ता है, जबकि बर्फ का आयतन कम होता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा आप, जल और बर्फ, इसके लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों में से किसका घनत्व अधिक होता है, तो दोस्तों बर्फ का घनत्व अधिक होता है जल की तुलना में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आज की क्लास है दोस्तों ये यहीं समाप्त करते हैं। आपको टॉपिक कैसा लगा, क्लास कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 7 में। ठीक है दोस्तों, तो